हेलो दोस्तों, विजन एंड मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के केमिस्ट्री का एक बहुत ही मजेदार एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वो आपकी स्क्रीन पे है। तो चलिए, ये हम बताते हैं कि आप जो सुबह उठते हैं और जो ब्रश से आप स्टार्ट करते हैं, वहां से लेकर जो आप खाना खा रहे हैं, यहाँ तक कि आप जो किताबों को पलटते हैं और जो कपड़े आप पहन रखे हैं, उन सब में कार्बन उपस्थित है। कार्बन हर जगह है। मीन्स की कार्बन दुनिया का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो चलिए हम इस सुपर हीरो एलिमेंट कार्बन कार्बन के बारे में आज समझते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे और उसका जो उसका टॉपिक है कौन कौन सा है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो कंटेंट है यहाँ पे, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू द कार्बन। तो कार्बन के बारे में हम उसका परिचय कराएंगे। उसके बाद फिर बॉन्डिंग इन कार्बन, तो द कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो कार्बन जो एलिमेंट है वो किस प्रकार से बॉन्डिंग करता है आपस में, या किस प्रकार से इसकी बॉन्डिंग नेचर क्या क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये इसका बॉन्डिंग नेचर है द कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है। ये टोटली डिफरेंट है। जैसा कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है उससे टोटली डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे बॉन्डिंग इन कार्बन के बारे में कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम कवर करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एलोट्रॉप्स, कार्बन के जो अपर रूप होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के वर्सटाइल नेचर के बारे में हम बात करेंगे। कार्बन की जो बहुमुखी जो ये प्रकृति में कार्बन का जो बहुमुखी प्रकृति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो ये जो अपनी प्रकृति का यूज करके जो सैचुरेटेड संतृप्त और असंतृप्त कंपाउंड को बनाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हो गया आपका पार्ट 1 में। आज की क्लास में कवर किया जाएगा। रिमेनिंग पार्ट जो यहाँ पे ये दिस एंड दिस, ये चार जो टॉपिक्स रहेगा पार्ट 2 में कवर किया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू द कार्बन फर्स्ट स्लाइड को स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे हम कार्बन के बारे में बात करें तो आपने क्लास 9th में या प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि ये एक मेटेलिक एलिमेंट्स नहीं है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट सिंबल है, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसको 1s2 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे के सेल हो गया यहाँ पे, और एल सेल ये हो गया। तो एल सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मीन्स की जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स, आउटर सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो उसमें आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी 4 है। तो ये एक तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, या इसके 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। तो अब यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक करके। तो टॉपिक वाइज कवर करेंगे, स्लाइड वाइज हमारा एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट कवर करते जाएंगे, कोई भी बात छूटेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में क्या है कि कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। तो कार्बन एक बहुमुखी तत्व है। बहुमुखी तत्व का क्या मतलब होता है कि ये बहुत सारे रूपों में अवेलेबल है और हर जगह लगभग अवेलेबल है। अब वही बताता है कि यहाँ पे दैट फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सजीव जंतु है ना, सजीव वस्तुओं में हमेशा हर जगह से उसका आधार बनाता है। और ये बहुत सारे पदार्थ जो हम यूज करते हैं, जैसे कि आप अगर खाना खा रहे हैं तो वो कार्बन से मिलकर बना हुआ है, कपड़े पहन रहे हैं वो भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है, और जो दवाइयां खा रहे हैं, यहाँ तक कि जो किताबें आप पलट रहे हैं वो भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है। तो इसीलिए कार्बन को एक वर्सेटाइल एलिमेंट के रूप में माना जाता है, या ये है, कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, बहुमुखी तत्व है, ये हर जगह उपस्थित है। ठीक है। अब उसके बारे में देखते हैं कि प्रचुरता। तो इसकी उपलब्धि के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन कहाँ कहाँ उपलब्ध है और कितना उपलब्ध है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी महत्व के बावजूद, इतनी महत्वता के बावजूद भी
ये जो कार्बन है फाउंड इन द मियर्स अमाउंट इन नेचर, ये प्रकृति में बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसका इतना ज्यादा महत्व है, उसके बावजूद भी जो कार्बन है ना, प्रकृति में बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। अल्प मात्रा में पाया जाता है तो कैसे, कितना पाया जाता है भाई, हम आप कैसे कह रहे हैं? तो हाँ, आप यहाँ पे देखिए, जो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है ना, दैट कंटेन्स 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। जो प्रकृति के, जो प्रकृति है, प्रकृति माना जो पृथ्वी है, उसकी जो सतह पे बस केवल 0.02% कार्बन पाया जाता है मिनरल्स की अवस्था में। मीन्स की कार्बोनेट और कोयला और जो पेट्रोलियम है ना, इन सब के रूपों में पूरा टोटली मिला के 0.02% ही कार्बन पाया जाता है। ठीक है। और अगर हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति देखिए कि कितना उपस्थित होता है, तो उसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए, द एटमोस्फियर कंटेन्स अप्रोक्स 0.03% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो वायुमंडल में, एक तो सतह पे हो गया, सतह में किसमें किसमें पाया जाता है, ये जो पेट्रोलियम में, ग्रेफाइट, ये सब में उपस्थित जो रहता है वो हो गया 0.02%। और जबकि यहाँ पे अगर हमारे वायुमंडल में हवा हवा में कितनी उपस्थित है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था में ये 0.03% में ही कार्बन पाया जाता है। ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू द कार्बन। कार्बन के बारे में हमने इतनी सारी बातें समझी, उसके एक तो एटॉमिक सिंबल, एटॉमिक नंबर हमने पता किया, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद फिर हमने देखा कि ये प्रकृति में कैसे कैसे एबंडेंस, इसकी प्रचुरता क्या है, कितना कितना पाया जाता है, और इतनी प्रचुरता होने के बावजूद भी इसकी मात्रा हमारे सतह पे कितनी है और हमारे वायुमंडल में कितनी है। ठीक है। ये सारी बातों को हमने कवर किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इन कंपाउंड्स। तो कार्बन के यौगिक में इसकी क्या प्रकृति है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, जो कार्बन के यौगिक होते हैं, वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। मींस कि ये इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास नहीं होती है, ये बैड कंडक्टर्स हैं। ठीक है। इनसे धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है या कोई भी आपके क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगा, और उसको हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूं, पार्ट 2 में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका दूसरा क्या प्रॉपर्टीज है कि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड। तो ये बोल रहा है कि इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड की तुलना में कम होता है। मींस कि ये जल्दी बॉयल कर जाता है और जल्दी ये पिघल जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? यहाँ पे अब इसमें यहाँ पे देखिए, सजेस्ट दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड नॉट स्ट्रॉन्ग एंड द बॉन्डिंग डज नॉट क्रिएट आयंस। तो ऐसा इसलिए होता है, यही बोल रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड की तुलना में इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आयंस उपस्थित होते हैं। आयंस की उपस्थिति के कारण जिनमें अट्रैक्शन बॉन्ड बहुत ज्यादा होता है, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड के कंपाउंड्स जो रहते हैं, जैसे कि कार्बन के कंपाउंड्स, क्योंकि कार्बन एक कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ठीक है। तो मैं यही टॉपिक को अभी नेक्स्ट पॉइंट्स में कवर करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने बता ही दिया है। आपके यहाँ देखिए, सोडियम Na प्लस प्लस यहाँ पे Cl माइनस, तो ये एक तरह से आयनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है। और अगर कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड में हो गया CH4। इसमें किसी भी एटम्स पे, मतलब ये जो ऐसा मेथेन जो कंपाउंड है, इसमें एटम पे कोई चार्ज नहीं रहता है, तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड या कार्बन के कंपाउंड्स का उदाहरण है, और इसके मेल्टिंग पॉइंट कम रहते हैं एज कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, तो अब हम यहाँ पे कौन सा टॉपिक है हमारा, बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब हम इस पॉइंट पे बात करेंगे कि
कार्बन में किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, मैंने पिछले पॉइंट्स में कवर किया ही है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कार्बन में किस प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और उसकी प्रकृति क्या है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, उससे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले, कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा और डेप्थ में जानते हैं कार्बन के बारे में। तो अब यहाँ पे देखिए, कार्बन कार्बन के यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक सिंबल हो गया। ठीक है, और ये हो गया एटॉमिक वेट। ये अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको जैसे कवर कर देता हूँ कि किसी भी एलिमेंट की प्रकृति पूरी तरह से दिखाने के लिए हम यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि ये, उसके ऊपर सबसे पहले एटॉमिक नंबर दिखते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1s2, 2s2 एंड 2p2 है। तो इसके आउटर सेल में, एल सेल में देखिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 4 है। ठीक है, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, पी में अप टू 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, परंतु यहाँ पे 2 एस में और 2 पी में इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 2, तो ये दैट इज यहाँ पे 4 है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि वे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इतनी बातों को देख चुके हैं कार्बन के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि किस प्रकार से कैसे कैसे बॉन्डिंग होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, कोई एलिमेंट है जैसे कि क्लोरीन। अब क्लोरीन और क्लोरीन आपस में, क्लोरीन के आउटर से में इलेक्ट्रॉनों की संख्या साथ साथ होती है। तो इसको अ, इसको बोर मॉडल के अकॉर्डिंग भी नॉन रिएक्टिव एलिमेंट प्राप्त करने के लिए इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो वो कैसे करेगा ये, तो फिर यहाँ पे 2 क्लोरीन आपस में पास में आते हैं, तो एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इसका हो गया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये क्या करते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की साइड आएगा और ना ही इस साइड, तो दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड तो बन रहा है लेकिन नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। बट इन केस ऑफ HCl, HCl में क्या है, हाइड्रो, क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में पोलराइज कर लेता है, तो ये कहलाता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बट इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस बन जाता है। इसमें क्या होता है कि सोडियम क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है Cl माइनस। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पे पार्शियली ट्रांसफर होता है और यहाँ पे फुली। फुली ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉनों का। तो ये हो गया किस प्रकार से नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और एक आयनिक बॉन्ड कैसे कैसे होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या है ये मैंने आपको दिखा दिया। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक की शेयरिंग होती है, जबकि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में क्या होता है,
कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो जो डोनर इलेक्ट्रॉन एटम्स होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो एक्सेप्टर एटम्स होता है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड में। हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए, तो अब यहाँ पे हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली है। वही इसमें हम रिटर्न में देखते हैं कि कार्बन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6, इसके एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है जो कि बॉन्डिंग में मतलब एक्टिव रहता है, जो बॉन्डिंग में भाग लेता है। तो इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। और यही भी बोल रहा है कि अब इसके बाद फिर क्या होता है कि इसको स्टेबल संरचना प्राप्त करने के लिए टू अचीव अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए इट नीड्स टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, टू अचीव अ स्टेबल नोबल कॉन्फ़िगरेशन गैस। तो उसको नोबल स्टेबल नोबल गैस की संरचना को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, इसको गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स, एटलीस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स या लूज करेगा, देगा, या तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। तो ये या तो किसी एटम्स को दे देगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, या तो 4 एटम्स को 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तब इसकी नोबल गैस की स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा। जब ऐसा होता नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन्स को देता है तो उसमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत रहती है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो लेता जाएगा, तो उनसे C1 माइनस C12 माइनस के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम C4 माइनस एन्स, तो जैसे कि मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त कर लिया, वुड बी डिफिकल्ट टू फॉर न्यूक्लियस। तो इसके जो न्यूक्लियस में जो 6 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं उसको ये 10, अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और भी एक्सेप्ट करता है तो इसके आउटर मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो न्यूक्लियस को बहुत ही दिक्कत दिक्कत करता है, वो होल्ड करके नहीं रख पाता है, अपने अंदर अट्रैक्ट करके नहीं रख पाता है। ये क्यों नहीं रख पाता है, इसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये कार्बन है, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसका आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट यहाँ पे हम देखे हैं किसी अदर एलिमेंट का 4 इलेक्ट्रॉन्स को और ले लेता है, तो क्या इसमें जो 6 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 6 प्रोटॉन है, इसको उतना उतनी फोर्स से अट्रैक्ट कर पाएगा? इसीलिए बोल रहा है कि C4 माइनस बनने के लिए वो उतना आसानी से होल्ड नहीं कर पाता है उसका न्यूक्लियस। सेम इसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पे, देखिए कि लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर लूज करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या बनता है, C4 प्लस। अगर मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिया, तो यहाँ पे इसको 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे हम इसको ऊर्जा देंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते जाएंगे। ये कार्बन है, इसके इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इसको कार्बन को ऊर्जा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसके आउटर सेल से निकल के यहाँ पे C1 प्लस बनाएगा, ठीक है। बट इसको ऐसा C4 प्लस बनाने के लिए, इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए इसके न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन पावर होता है उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी C4 प्लस बनाने के लिए। तो वही बोल रहा है, इसको मतलब कम करने के लिए, इस पे इस ऐसा ना हो, उसमें क्या करते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को C4 माइनस या C4 प्लस में नहीं बनाता है, जबकि उसके इसका एक दूसरा इन दोनों को नहीं करता है, ये क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो कार्बन कार्बन में आपस में 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है, जिसके कारण ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें, तो ये डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अ केमिकल बॉन्ड, कोई भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन 2 एटम्स दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर एक एक एटम्स, कोई 2 एटम्स हैं, एटम ए मान लीजिए, यहाँ पे एटम ए है और एटम बी है, अब इसके एक इलेक्ट्रॉन्स ये है, उसके एक इलेक्ट्रॉन्स ये है, तो इसका स्टेबल संरचना प्राप्त करने के लिए इनर सेल में मतलब एस सेल में, के सेल में क्या है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है और एल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो एज पर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मान लीजिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, बी के
इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे बी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। तो ये कहलाता है यहाँ पे शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन टू एटम्स, ये कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। आप में क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आखिर ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, राइट, व्हाट इज एन कोवैलेंट बॉन्ड। तो ठीक वही बोल आपको लिखना है, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो हमारा बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर सेल ऑफ बोथ एटम्स। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड की शेयरिंग में जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स भाग लेता है वो आउटर सेल का ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उसको वो क्या करता है, शेयरिंग के करने के बाद ही वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है। ठीक है, तो कार्बन के वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग में पार्ट लेते हैं और वही बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे कि मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का एक यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल दिया एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे लेकिन दोनों को ऑक्टेट मतलब यहाँ पे स्टेबल संरचना नोबल गैस की स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करेंगे, परंतु क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो उसका थोड़ा सा पार्ट ऑक्सीजन की साइड में इलेक्ट्रॉन्स का झुका हुआ रहेगा यहाँ पे, जिससे ओ डेल्टा -2 यहाँ पे बन जाएगा और एच डेल्टा +1। तो इस प्रकार से इसमें ऑक्सीजन अरे H2O में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कितने टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो भाई देखो, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो यहाँ पे क्या बनता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो तो ट्रिपल मतलब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो इसको बॉन्ड को एक लाइन से यहाँ पे दिखा देंगे। अब ए और बी के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, ए डबल डबल लाइन दिखा देंगे, डबल लाइन बी, तो ये डबल बॉन्ड कहलाएगा। और यहाँ पे अगर ए और बी के बीच में ट्रिपल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो वो ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। इसको इस प्रकार से, अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल लाइन से दोनों एटम्स के बीच में तीन लाइन खींच देंगे और वो ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। तो अब यहाँ पे इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से बिटवीन टू एटम्स। तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन H2, H2 में यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में H2 को बनाने के लिए एक मतलब इसके आउटर शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे H2 एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, तो इस प्रकार से ये सिंगल बॉन्ड कहलाता है। क्लोरीन में भी सेम वही होता है, इसमें आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 को कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयर कर लेता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन्स, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है, बाय शेयरिंग टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको कैसे करते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन, ठीक है, ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है। और इसको कैसे दिखाएंगे, ओ डबल बॉन्ड ओ, दैट इज O2। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स O2 का मतलब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। ठीक इसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग होती है, और इसको यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, नाइट्रोजन
दैट इज N2, और यहाँ पे 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो इसमें बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत है नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए मेथेन। तो मेथेन मेथेन एक इसका कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है और कार्बन का एक कंपाउंड है। तो हम मेथेन के बारे में देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसमें किस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसके सेंटर में यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की चार चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको चार और इलेक्ट्रॉन्स नोबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो अब उसके लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन एटम को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और कार्बन को चार। तो ये चार हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन्स के पेयर की शेयरिंग करके ये क्या बनाएगा, मेथेन बनाएगा। तो इसमें यही लिखा है, अ सिंपल कार्बन कंपाउंड्स वेयर द वन कार्बन एटम्स शेयर इट्स फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द फोर हाइड्रोजन एटम्स। तो इसमें ये बोल रहा है कार्बन का एक एटम इसके चार वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं चार हाइड्रोजन से जुड़ के ये मेथेन संरचना प्राप्त करते हैं। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब ये 3D स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो ये 3D स्ट्रक्चर में ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 3D स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका कैसे रहेगा, तो यहाँ पे ये कार्बन है मान लीजिए, तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से मेथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और किस प्रकार से यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और ये एक एग्जांपल है कार्बन के कंपाउंड का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे हमारे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब एलोट्रॉप्स का मतलब होता है अपर रूप। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन एक बहुरूपिया है। बहुरूपिया एलोट्रॉप्स या मतलब अपर रूप, मतलब कि इसके बहुत सारे रूपों में उपलब्ध होता है कार्बन। तो भाई ये कार्बन इतने बहुत सारे रूपों में किस प्रकृति के द्वारा उपलब्ध रहता है, हम उसी के बारे में यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे। तो ये इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसके कारण ये बहुत सारे रूपों में उपलब्ध होता है। तो कौन कौन से रूप है यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल में अपर रूप के एग्जाम्पल दिखाता हूँ कार्बन के। ये हो गया एक, पहला इसका एग्जाम्पल है डायमंड और दूसरा एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। तो इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है, बेसिक डिफरेंसेस यही है कि जो अगर ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक लेयर में रहता है। इसमें क्या है कि 6 कार्बन एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में कैंटिनेशन की प्रकृति के द्वारा एक लेयर वाइज लेयर रहते हैं। जबकि अगर डायमंड स्ट्रक्चर में क्या होता है, डायमंड स्ट्रक्चर में 4 कार्बन 4 कार्बन आपस में एक कार्बन से जुड़े रहते हैं। तो ये हो गया एक डायमंड का स्ट्रक्चर और एक ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस। अब हम इनके बारे में और पता करते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में हम यहाँ पे डेफिनेशन, इसके बारे में अगर आपको क्वेश्चन आए कि डिफाइन एलोट्रॉप्स, व्हाट इज एलोट्रॉप्स, तो यहाँ पे द एलिमेंट कार्बन एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फॉर्म इन द नेचर। ये कार्बन जो है प्रकृति में बहुत सारे अवस्थाओं में उपस्थित रहता है और वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज बट द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें ये क्या होता है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती है क्योंकि इसमें सारे पदार्थों में कार्बन उपस्थित रहता है, परंतु इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट रहती है। जैसे कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे डिफरेंट रहती है तो हम एग्जांपल के द्वारा आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन है, जो ग्रेफाइट कार्बन से मिलकर बना है, परंतु ये जो डायमंड भी है वो भी कार्बन से मिलकर बना है। इनकी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे डायमंड को देखिए तो ये बहुत ही ठोस होता है और इसका उपयोग यहाँ तक कि शीशे को काटने में किया जाता है और इसको मतलब इतना इतना सुंदर दिखता है इसको, इसका इसलिए गहनों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। परंतु जो यही इसका अपर रूप दूसरा है, एलोट्रॉप्स है, वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का यूज भाई दूसरी जगह किया जाता है और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो एकदम फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सेम रहती है। तो यही इसमें बोल रहा है। अब यहाँ पे डायमंड के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, डायमंड के बारे में। तो डायमंड के बारे में देखिए, ईच कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। तो डायमंड में एक कार्बन
अन्य 4 कार्बनों से मिलकर ये एक जटिल संरचना बनाता है, जिसके कारण यह बहुत ही रिजिड और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। और ये सबसे कठोर पदार्थ, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, और इसका यूज यहाँ तक कि शीशे को काटने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डायमंड तो आपको दिख ही रहा होगा और आपने देखा भी होगा, बहुत ही एकदम सुने ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ग्रेफाइट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ग्रेफाइट में जो इसका स्ट्रक्चर होता है, लेयर वाइज लेयर होता है, और इसमें 6 कार्बन एक हेक्सागोनल शेप में रहते हैं, जिसके कारण ये एक लेयर वाइज लेयर रहता है और एक लेयर दूसरी लेयर पे फिसलती जाती है। तो आपने बचपन में पेंसिल पेंसिल की नोक देखी होगी और पेंसिल का यूज भी किया होगा। तो जैसे जैसे आप कॉपी पे लिखते हैं ना, तो वो फिसलती जाती है और कॉपी पे लिखा जाता है। तो वही है, इसकी लेयर वाइज लेयर रहती है और ये एक फिसलने का प्रकृति अपने अंदर समाहित करती है। तो इसी का यूज करते हैं ग्रेफाइट। और यहाँ तक कि ग्रेफाइट एक कंडक्टर का भी काम करता है। तो ये है, कार्बन एटम इज बाउंडेड टू 3 कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन क्रिएटिंग ए हेक्सागोनल एरे। तो ये हेक्सागोनल एरे बनाता है। दीज एरेज आर प्लेस्ड इन द लेयर्स। ये एरे जो होता है लेयर में उपस्थित रहता है। ग्रेफाइट इज स्मूथ और स्लिपरी। यहाँ पे मतलब फिसलन फिसलन की प्रकृति होती है, बहुत ही स्मूथ रहता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए फुलरेंस या बकमिस्टर फुलरेंस। बकमिस्टर फुलरेंस में क्या होता है, C60 से ही इसको प्रदर्शित, C60 से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। C65 C60 से बकमिस्टर को दिखाते हैं। और ये क्या है, एक फुटबॉल की संरचना से, मतलब कार्बन के एक फुटबॉल की संरचना को बनाता है, ऐसे फुटबॉल। तो इसे बोलते हैं फुलरेंस या बकमिस्टर फुलरेंस। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसमें एग्जांपल्स को दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये एग्जांपल्स है, ये बकमिस्टर फुलरेंस का है, ये जो फुटबॉल की संरचना बन रही है। यहाँ पे जो ये है डायमंड की संरचना। डायमंड का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, ये इस प्रकार से होता है, और ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। तो अब फिजिकल फिजिकल रूप में देखिए तो डायमंड मतलब ग्रेफाइट किस रूप में उपस्थित रहता है, तो ग्रेफाइट कोयले, मतलब इसे ऐसे ही ग्रेफाइट के रूप में ऐसे ही उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट ऐसे है, पेंसिल की नोक में। आप एग्जाम्पल देखे होंगे कि किस प्रकार से पेंसिल की नोक में उपस्थित रहता है। यहाँ पे देखिए डायमंड, डायमंड को ही देखा ही होगा आपने। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जो कार्बन की बहुमुखी प्रकृति है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो बहुमुखी प्रकृति मतलब यहाँ पे कार्बन हर जगह उपस्थित है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कार्बन है, इतने सारे कंपाउंड्स बनाता कैसे है? भाई इतने सारे कंपाउंड्स कोई एलिमेंट कैसे बना सकता है? तो इसके दो सुपर पावर प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करता है, जिसके कारण ये इतने सारे कंपाउंड को बना पाता है। तो ये हम इन प्रॉपर्टीज को एक बाय एक करके हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब श्रृंखलन। तो ये श्रृंखला बनाता है। कार्बन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक कार्बन का एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ के लंबी से लंबी चेन बनाता है। यही इसकी लंबी से लंबी चेन या बॉन्ड चेन्स बनाता है। इसकी ये प्रॉपर्टी, ये कैटिनेशन या श्रृंखलन कहलाती है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके ये बड़ी से बड़ी श्रृंखला को बनाता है, या इतने सारे कंपाउंड्स को बनाने में पॉसिबल बनाता है। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो पहले कैटिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे रिटन में आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, तो यहाँ पे ऐसे लिखना है, दिस इज अ यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन। ये कार्बन की एक अद्भुत गुण है, टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स। तो ये एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम से एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कार्बन एटम्स बनाता है।
क्रिएटिंग लॉन्ग चेन्स, ये लंबी श्रृंखला बनाता है, आपको मैंने एग्जांपल के रूप में दिखाई दिया हूं। तो यहाँ पे लंबी चैन, ब्रांच चैन बनाता है, श्रृंखला बनाता है, एंड रिंग्स बना लेता है रिंग के रूप में, ऐसे ऐसे ऐसे। ये इसकी प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन। तो ये इसकी श्रृंखलन की प्रॉपर्टीज है, इस प्रकार से ऐसे बनाता है। दीज कैन इन्वॉल्व सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड होते हैं ना, या तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, या तो ट्रिपल डबल बॉन्ड बनाएंगे, या तो ट्रिपल बॉन्ड में। ये जो श्रृंखलन बनती है सिंगल या डबल बॉन्ड में बना सकती है, ट्रिपल बॉन्ड में बनाती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी से कैंटिनेशन श्रृंखलन की प्रॉपर्टी का यूज करती है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, तो इसके दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रा वैलेंसी। तो मतलब इसके चार वैलेंस होने के, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार होने के कारण ये क्या करता है, चार बॉन्ड, चतुर्दशी मतलब चार बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे देखिए, कार्बन हैज एन वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन बॉन्ड विथ 4 अदर एटम्स। तो ये 4 अदर इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के द्वारा मतलब ये बॉन्ड बना लेता है। तो यही इसकी प्रॉपर्टीज के कारण ये क्या है, मिलियन सम कंपाउंड बनाने में सक्षम होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये अदर एटम्स के साथ ये बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण ये मिलियन सम कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, CH4, तो CH4 पहला एग्जांपल हो गया, यहाँ पे जो CH4 का एग्जांपल दिया गया है। और ऐसे ही CO2, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके कारण ये अपनी टेट्रा वैलेंसी के कारण ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो ये इसका एक दूसरा प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड क्यों चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सैचुरेटेड इन अनसैचुरेटेड कार्बन की कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड इन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है, संतृप्त कार्बन कंपाउंड्स, और अनसैचुरेटेड का मतलब असंतृप्त कार्बन कंपाउंड। हम ऑलरेडी, मैं बता देता हूँ कि सैचुरेटेड में क्या होता है कि सारे इसके कार्बन के सारे जो बॉन्ड्स रहते हैं वो सिंगल बॉन्ड से उपस्थित रहते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन मतलब आपको बातों से चल रहा है, ऐसा कार्बन जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो जाए, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, तो वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो वहीं यहाँ पे देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में एक इसका, ये हाइड्रोकार्बन है, इसका सब टॉपिक क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहेंगे, तो वहां पे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अगर हाइड्रो हाइड्रोजन के अलावा अगर उसमें अगर दूसरे एटम्स मिल गए तो उसको हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। तो हाइड्रोकार्बन में एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं कि सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, इसके कार्बन के जो सारे बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड से बने रहते हैं, और वो कहलाते हैं अल्केन्स। इसका नाम है, IUPAC नाम में अल्केन्स यूज करते हैं। और इसका फॉर्मूला का है सी, इसको ऐसे दिखते हैं, CnS2n+2। तो ये अल्केन्स कहलाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स वे कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे सारे कार्बन के सारे बॉन्ड्स ओनली सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, वो क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो सारे कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, वो कहलाएंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। और उसका एक दूसरा नाम भी रहता है अल्केन्स में। अगर सी, और ये कौन सा फार्मूला अप्लाई करता है, CnS2n+2, ठीक है। तो दे आर जनरली नॉट वेरी रिएक्टिव, तो वो स्टेबल रहते हैं क्योंकि एक ही बॉन्ड से रहता है, और वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं एज कम्पेयर टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, इसमें दो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग रहती है, वो डबल बॉन्ड से बने रहते हैं, तो वो मोर रिएक्टिव रहते हैं। अगर उनके पास कोई भी एटम्स ऐसा आता है जो थोड़ा सा पोलराइज हो, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है। तो वहां पे देखते हैं, अब यहाँ पे हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देख लिया, उसका एग्जाम्पल देखते हैं।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल। तो इसमें यहाँ पे देखिए मेथेन, इसका नाम है मेथेन। मेथेन का मेथेन मेथेन में CnH2n+2 में फार्मूला लगाते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है? एक। तो H कितना हो जाएगा? 2n+2। तो 2 प्लस n की वैल्यू 1 होगी, तो 2 प्लस 2 यहाँ पे 4। तो यहाँ पे CnH2n तो CH4 बन गया। तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो है हाइड्रोजन के एक एक एटम से जुड़ा हुआ है और इसके सारे जो बॉन्ड हैं एक एक बने हुए हैं। तो ये हो गया आपका हाइड्रो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। ये एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है। ठीक है, इसका ये 3D स्ट्रक्चर देख लीजिए। और मेथेन का इसको ऐसे भी, इस प्रकार से भी देखा जा सकता है। मेथेन, एथेन, एथेन में यहाँ पे सी एन की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे एन की संख्या 2 रखने पे, एन की संख्या 2 रखने पे C2H, 2 दूने 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, C2H6। तो यहाँ पे 2, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 कार्बन हो गया। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से ये मेथेन, एथेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे इसका मतलब इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो ये आपने एग्जांपल देख लिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। अब हम यहाँ पे देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है? ये भी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, और ये एग्जांपल है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करें तो अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कीन्स एंड अल्काइंस इसका IUPAC नेम होता है। और उसमें क्या होता है कि जो कार्बन रहता है ना, कार्बन और दूसरे एटम्स के बीच में डबल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्डिंग होगी तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो वहीं पे इसमें ये हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो वो ऐसे कंपाउंड्स जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, अगर ये कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड बनाते हैं या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है? कार्बन कि मतलब हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड में बना रहता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं रहता है, तो इसलिए वो लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अनसेचुरेटेड कंपाउंड में ये डबल बॉन्ड की उपस्थिति के कारण यहाँ पे कोई मान लीजिए रिएक्टेंट ला रहा हूँ मैं, रिएक्टेंट रिएक्टेंट लाया तो ये पोलराइज हो जाएगा और मतलब ये रिएक्शन दे देगा। तो मान लीजिए या तो ये इस साइड पोलराइज हो जाएगा, तो यहाँ पे इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कोई माइनस वाला मतलब Cl माइनस आके जुड़ जाएगा, Cl माइनस यहाँ पे H आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी बॉन्डिंग हो जाती है, मतलब पोलराइजेशन के कारण यहाँ पे अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स इसलिए मोर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू द अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो अब यहाँ पे देखिए अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स में वन और मोर डबल बॉन्ड्स होते हैं, दो दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड हो सकते हैं अल्कीन्स में, और अल्काइंस में दो या दो से अधिक ट्रिपल बॉन्ड्स रहेगा, तो वो कहलाएगा आपका अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस में अनसेचुरेटेड की एग्जांपल्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म ऑफ कार्बन एटम्स, ये आपको जनरली आपको थोड़ा थोड़ा रिमेंबर करना है। एस और पी मिलके यहाँ पे लीनियर मतलब एक सिंगल रेखा बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाएंगे। ये sp2 ये डबल बॉन्ड बनाएंगे और sp3 ये ट्रिपल बॉन्ड। तो यही एक एग्जांपल बॉन्ड एनर्जीज ऑफ थ्री फॉर्म्स ऑफ द कार्बन के कैसे कैसे बॉन्ड एनर्जी होती है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन रहेगा तो 90.2, थोड़ा सा ज्यादा इसमें दिमाग घुसने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा देखते जाओ। सिंगल बॉन्ड है तो 90.2 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। अगर डबल बॉन्ड है तो 174.1 किलो कैलोरी ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी होती है। तो इतनी ऊर्जा देंगे तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड में 90, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड में 9 दिन 180 की बजाय 174 और 273, एक बॉन्ड है तो इतना, तो 280 किलो कैलोरी
प्रति मोल ऊर्जा दे देंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं मोर एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू द सैचुरेटेड कंपाउंड। तो यही है, ये थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स है और ये थोड़ा आपको आगे क्लास 12th में पढ़ने की जरूरत है, इसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। 3D स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर तो कैसे ये बॉन्ड बनाते हैं, तो अगर दो कार्बन आपस में एटम्स में पास आते हैं तो एक तो ये एस एस बना लेगा एक लाइन, और इसकी जो नियर के पी वाले सेल रहेंगे ना, वो आपस में पोलराइज होकर ये इलेक्ट्रॉन्स बना, मतलब ये बॉन्ड बना लेते हैं, तो ऐसे ऐसे बॉन्ड बन जाती है। ये शायद लाइन आपको दिख नहीं रहोगी। तो ये आपस में धीरे 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 आपस में पास में आते हैं, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। ये एक बॉन्ड हो गया, ये दूसरा बॉन्ड हो गया, ये तीसरा बॉन्ड हो गया। दो पी सेल आपस में आके दो बॉन्ड अलग से बना लेते हैं, तो ये आपका अनसैचुरेटेड बॉन्ड इस प्रकार से 3D स्ट्रक्चर में बनता है। और उसका मतलब दूसरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का दूसरा एग्जांपल है अल्काइंस, कंटेन्स वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स। तो वही मतलब एक या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड्स है, तो वो अल्काइंस का उदाहरण होगा। और इसका अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का एक एग्जांपल। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर वही कहलाता है कि इसकी मतलब जो स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब संरचना, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट रहेगी परंतु इसकी परमाणु जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा वो सेम रहेगा, और इसकी स्ट्रक्चर सेम डिफरेंट रहेगी। स्ट्रक्चर डिफरेंट, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर डिफरेंट बट सेम सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर रहेगी, तो वो कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो आइसोमर कहलाते हैं, ये आइसोमर का एग्जांपल्स है। यहाँ पे देखिए मैं कैसे आइसोमर का एक कोई एग्जांपल में दिखाता हूँ। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी सी, लेकिन यही अगर इतना ही कार्बन है, यहाँ पे सी सी डबल बॉन्ड सी, तो ये एक एग्जांपल है स्ट्रक्चरल आइसोमर का। डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, तो ये आपका एग्जांपल है स्ट्रक्चरल आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप, अब हम इसके बाद हम जो टॉपिक्स है हम वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो दोस्तों यह था कार्बन और उसकी यौगिक की अनोखी दुनिया का एक सफर था, हमने देखा। और हमने यह भी देखा कि ये कैसे एक एलिमेंट कार्बन जो है अपने यूनिक नेचर की वजह से लाखों कंपाउंड्स को बनाता है, और वो कौन से प्रॉपर्टीज है कैटिनेशन, ये लाखों कंपाउंड्स को बनाता है कार्बन है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह अगर ऐसा है, अगर हो तो, अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो जिनको इनकी जरूरत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक जरूर करें।